हेलो नमस्ते, मैं दरवेश आनंद आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार दरवेश आनंद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बाबू, आज के क्लास में हम 12 फिजिक्स का अध्याय 9 विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के अंतर्गत बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं, कितने वर्षों में? 16 वर्षों में। उन सभी प्रश्नों को हम क्रमवार करने वाले हैं। कोई दिक्कत? बाबू, तो हम समय को बचाते हुए प्रश्न को देखेंगे। हाँ, उससे पहले इंपॉर्टेंट नोटिस। बाबू, यदि कोई बच्चा डेमो के दृष्टिकोण से इस वीडियो को देख रहा होगा तो उससे हम क्षमा चाहेंगे, है ना, क्योंकि ये वीडियो डेमो वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं है। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो ऑलरेडी 12 कर चुके हैं, उनको रिवीजन करना है। कौन कौन से प्रश्न बिहार बोर्ड ने पूछा है उसको देखने हैं, बस इसी पर्पज से ये वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए तो हम आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या है हमारा प्रश्न? तो हमारा प्रश्न है बाबू कि जब कोई चुंबक चित्र में दर्शाए अनुसार किसी तार के लूप की ओर गति करता है। एक तार का लूप है, एक तार का लूप है, यहां पर देखिए आप, एक तार का ये लूप है, ये रहा, ये रहा। एक चुंबक है, जो चुंबक का साउथ सिरा इस लूप की ओर आ रही है। ये लूप और थोड़ा सा आपके लिए कठिन बना दिया है। क्यों बना दिया है? क्योंकि यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। जब भी 18 में पूछा गया होगा वह आपके लिए कठिन होगा। कोई दिक्कत? आओ देखो, इस लूप को थोड़ा सा 3D में पेंट करने चाहिए थे, उसको ऐसे करने चाहिए थे, ऐसे देखो, चाहे ऐसे 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 लो। और तब क्या करने चाहिए थे कि यहां पर इसको अक्ष दिखाने चाहिए थे। ये रहा अक्ष, ये ऐसे ऐसे, और तब प्रश्न देता ना तो बड़ा सिंपल हो जाता। सर, ये बात हम समझ नहीं पाए कि ऐसे अगर दिया रहता तो कैसे हमारे लिए आसान हो जाता। सिंपल है बाबू, देख लो। यदि कोई हमारे पास रिंग है, हमारे पास भी रिंग था लेकिन पता नहीं, रुको, एक रिंग है यहां से हम ले लेते हैं। 1 मिनट बाबू। एक अच्छा सा मोटा सा रिंग था, परंतु किसी कोई लेके भाग गया। किसी बच्ची का क्लास में आपका चूड़ी छूटा हुआ है ना, वही ले लिए, दिख गया हमको। हम ही लिए होंगे, कभी समझाने के लिए काम पड़ते रहता। इसमें कोई अक्ष लो, ये हम डाल दिए। अब एक चीज आप फील कर सकते हो, लो ऐसे डाल दिए, ऐसे दिखेगा। ऐसे एकदम सीधे रखेंगे तो आपको तो खाली केवल लाइन दिखेगा ना, ऐसे रखे तो आपको लाइन दिखेगा। थोड़ा सा ऐसे करेंगे तब आपको दिखेगा नहीं, एक सर्कल है, ये रहा। अब आप देखिए यहां पर, जो इस पेन के सामने होगा, आगे होगा, इस चूड़ी का भाग जो पेन के सामने होगा, माफ करो, ये चूड़ी का जो भाग पेन के सामने होगा, वहां पे चूड़ी का हिस्सा दिख रहा होगा, इस पेन का हिस्सा नहीं दिख रहा होगा। अर्थात ये चूड़ी उस पेन के हिस्से को ढक लेगी, तथा जहां पर पेन आगे होगा वहां पर पेन दिख रहा होगा, परंतु चूड़ी का हिस्सा ढक गया होगा। देखो तो, ये जहां पर पेन गुजर रहा है, ये ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, लो ऐसे रख दे रहो, थोड़ा सा ऐसे करके पकड़ ले रहे हैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए ऐसे। कैसे पकड़े यार? 1 हाथ और चाहिए। भगवान ने मेरे को 2 ही हाथ दिया, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ नाइंसाफी किया। ओ भगवान, यहां देखो, यहां पे आपको चूड़ी दिख रहा होगा, परंतु इसके पीछे पेन, यहां का जो पेन का हिस्सा ढका हुआ है। और जब इस साइड आइएगा तो यहां पर पेन आपको दिख रहा होगा और चूड़ी का हिस्सा यहां पर ढक गया होगा, है ना। ऐसे ही यहां पर देखो, समझो, यहां पर आपको अक्ष दिख रहा है, येलो वाला, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये पीछे है,
पीछे है और ये वाला हिस्सा जो है ये आगे है। बस इतना समझाना था हमको। अब देखो, लेंज के नियम के अनुसार तो मान लेते हैं कि ये आपका बाबू हिस्सा पीछे है और ये हिस्सा आपके आगे है। तो लेंज के नियम के अनुसार किसी भी बंद कुंडली में प्रेरित धारा इस प्रकार उत्पन्न होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। अर्थात इस कुंडली में इस प्रकार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होंगी कि ये जो चुंबक इसके तरफ आ रही है उसका विरोध करे, नहीं रे तुम मेरे पास मत आओ। लेंज का नियम यही होता है, बस विरोध करना जानती है। पास आओगे दूर भगाएगी, दूर जाओगे पास बुलाएगी। अरे बोलो ना, बड़ा सिंपल है भाई। अब बाबू एक चीज यहां पर समझिए, होगा ये कि इसमें जो धारा है इस प्रकार उत्पन्न होगी कि इसका विरोध कर दे, तो इसमें धारा इस प्रकार उत्पन्न होगी कि इस साइड आपका साउथ पोल आए और इस साइड इसका नॉर्थ पोल आए। क्योंकि जब धारा प्रेरित होगी तो इधर साउथ पोल आएगा तो साउथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। विरोध कर रहा है ना, भगाना है ना, तो रिपेल करने के लिए साउथ चाहिए। अब देख लो, वास्तव में कुंडली ऐसे है, तो इसमें धारा पता है कैसे होगी, आगे वाला में ऊपर जाएगी और पीछे वाला में नीचे जाएगी। इस प्रकार धारा उत्पन्न होगी, आगे वाला में ऊपर जाएगी और पीछे वाला में नीचे जाएगी। अर्थात धारा इस तरह से बहेगी, इस तरह से। जब धारा को ऐसे बहाओगे ना, ऐसे, तो जिधर अंगूठा आएगा उधर नॉर्थ पोल होता है, तो इधर नॉर्थ हो जाएगा तो इधर क्या होगा, साउथ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो आगे वाला में ऊपर जाएगी और पीछे वाला में नीचे जाएगी धारा, और इस तरह से धारा बहेगी। इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में, देखो घड़ी भी ऐसे ही चल रही है, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, है ना। अब बाबू घड़ी की दिशा को हिंदी में दक्षिणावर्त बोलते हैं। तो धारा की दिशा क्या होगी भाई, लिख देना। तो धारा की दिशा क्या होगी, ये होगी दक्षिणावर्त। तो धारा की दिशा दक्षिणावर्त होगी। आगे क्या बोल रहा है, तथा आपके द्वारा उपयोग किए गए नियम को लिखें, है ना। तो लिख देना कि चूंकि लेंज के नियमानुसार लूप में धारा इस प्रकार उत्पन्न होगी, या लूप में प्रेरित धारा इस प्रकार उत्पन्न होगी कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण उत्पन्न हुई है। अर्थात लेंज के नियम के द्वारा हम धारा की दिशा को निकालते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए आगे के प्रश्नों पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न, कि एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है। एक बंद चालक है, इसके निकट एक चुंबक स्थित है, ठीक है। चलो मान लेते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, कुछ भी मान सकते हैं, इसको साउथ इसको नॉर्थ, कुछ भी मानो। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि केवल चुंबक गतिशील हो। हाँ, चुंबक गतिशील होगा तो फैराडे के प्रयोग से इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगी, और वह प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न करेगी। अब बाबू तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, परंतु ए में टिक लगाने से पहले बी को भी देखो। बी क्या बोल रहा है, केवल चालक गतिशील हो। चालक मतलब ये तार को बोल रहा है, केवल तार गतिशील हो। हाँ, चुंबक को स्थिर रख के तार को गति कराई जाए तब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा को उत्पन्न करेगा। बी भी सही है, लेकिन केवल जोड़ा है इसमें। आगे देखो, चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो,
दोनों गति में हो, तब भी में भी धारा बह भी सकती है और नहीं भी बह सकती है। कब? जब दोनों एक ही दिशा में एक समान वेग से जा रहा है, मेरे दोनों हाथ एक ही दिशा में एक समान वेग से जा रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। और बह भी सकती है, एगो धीरे जा रहा है, एगो तेजी में आ रहा है, एगो जा रहा है, ये भी जा रहा है लेकिन धीरे धीरे जा रहा है, तेजी में जा रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, धारा बहेगा। डी देखो, चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति होनी चाहिए। हाँ गुड, ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ये कौनो नहीं होगा। चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति होनी चाहिए, चाहे चुंबक गति करे, चाहे चालक गति करे, चाहे दोनों गति करे, हमको लेना देना नहीं है। बस इससे लेना देना है कि इन दोनों के बीच आपेक्षिक गति हो, ये गति में रहें। कोई दिक्कत? गति में होंगे, एक दूसरे के बीच आपेक्षिक गति होगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण तो प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। हाँ, तो समय जैसे कि बता दें आपको, इसमें पहले ही ऑलरेडी जो लिखने वाला केवल है वो लिख दिया गया है समय को बचाने के लिए। क्या है भाई कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज का नियम लिखे। ये 2013 और 2016 में पूछा गया है, लिख देना कि लेंज के नियमानुसार चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है ना। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, समझाएं। ये 2023 में पूछा है, लिख देना कि चुंबक तथा कुंडली के बीच सापेक्ष गति करने के लिए कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है और यह कार्य लेंज के नियम से विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अर्थात जो भी आप कार्य करते हो, जो भी आप कार्य करते हो वह कार्य किसके रूप में मिलता है? ऊर्जा के रूप में मिलता है। तो ऊर्जा न उत्पन्न हुआ न नष्ट हुआ, एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया। अर्थात यांत्रिक कार्य अर्थात यांत्रिक ऊर्जा आपको विद्युत ऊर्जा में प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? लिख देना। आगे चलो, क्या है अगला प्रश्न? तो अगला प्रश्न है भाई कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, इसकी विवेचना करें। अभी हमने किया, इसको यहां भी क्या कर देना? चेप देना। यहां भी आप चेप देना, आपके पास जवाब ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आगे चलो, लेंज का नियम संबंध है, किससे संबंधित है भाई? ऊर्जा से। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, उसी पर कार्य करता है। आगे चलते हैं, कितना नंबर? 7 नंबर। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिमाण है? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का परिमाण है। 7 नंबर हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं। 8 नंबर, किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। कोई बंद परिपथ है, उसका प्रतिरोध दिया गया है 10 ओम। इस परिपथ में टी समय सेकेंड में है, में चुंबकीय फ्लक्स वेबर में है, फाई इज इक्वल टू, अर्थात सब ऐसा ही मात्रक में दिया है, 6t² माइनस 5t प्लस 1 से परिवर्तित होता है। t का मान दिया है, t का मान कितना दिया है? t का मान दिया 0.25 सेकेंड, है ना। परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में निकालना है, होगी। 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है, और जो 18 में पूछा गया उसका अपना एक औकात होगा, जान लो। जो भी 18 में पूछा गया है उसका अपना एक औकात होगा। इसका औकात क्यों है? बहुत लल्लू पल्लू सा, लल्लू पंजू सा। औकात यही है कि 1 नंबर का प्रश्न है और बिना सब्जेक्टिव किए इसका, मतलब सब्जेक्टिव की तरह सॉल्व किए इसका आंसर नहीं आने वाला। इस मामले में इसका औकात है। चलो बाबू, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान निकाल दो। ई का मान निकालो ना। ई ओ रुकना, ई इज इक्वल टू कितना? माइनस d∅/dt, तो माइनस d/dt। फाइव का मान कितना? 6t² माइनस 5t प्लस 1। स्मॉल ए में लिखो ना, क्या दिक्कत है? इसको डिफ्रेंशिएट करो, माइनस कितना हो जाएगा? 12t माइनस 5। तो आपका आ जाएगा ई का मान कितना? यहाँ प्लस है ना, तो प्लस माइनस 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 12t और माइनस माइनस प्लस 5, तो ई का बार माइनस 12 इंटू
टी का मान दिया है, टी का मान कितना दिया है 0.25, 0.25 प्लस 5, तो इसको गुण करो तो 25 दूनी 50, जीरो हाथ में बच गया 5, अब 25 से कम 25 से 5 30, 2 अंक के बाद दशमलव मतलब 3 है ना, अब प्लस 5 माइनस का ना -3, अर्थात -3 प्लस 5 इजकल टू -2, दो न रे, प्लस 5 -3 2 ना, ई बराबर 2 वोल्ट है ना, ये आ गया हमारा, ई आ गया और आर आ गया। क्या निकालना है, आई ना, काहे नहीं निकलेगा, ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपन आर, V का मान कितना 2, R का मान कितना 10, 2 अपन 10 कितना 0.2 एम्पियर, आंसर ऑप्शन 0.2 बी, ऑप्शन बी। 9 नंबर पे चलते हैं। क्या है 9 नंबर कि स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक है बाबू, स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है हेनरी, है ना। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई, तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक चो कुंडली का स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व को एल से लिखते हैं, एल का मान हमको दिया है 5 हेनरी, इससे बहती धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, अर्थात धारा की दर दी गई है di/dt, कितना 2 एम्पियर प्रति सेकंड। जो कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा E = वाट बाबू, E = होता है -L di/dt, तो -L का मान कितना 5 और di/dt का मान कितना 2, मतलब कि माइनस का 10 वोल्ट। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो क्या है भाई हमारा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से, टाइम दिया गया ना 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है, मतलब कि डेल्टा आई डी का मान दिया है 5 एम्पियर से 2 एम्पियर, मतलब कि डेल्टा आई का मान हो जाएगा I2 माइनस I1, I2 का मान कितना 2 एम्पियर और I1 का मान कितना 5 एम्पियर इजिकल टू माइनस का 3 एम्पियर। 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है, E बराबर 50 वोल्ट। कुंडली का स्वप्रेरकत्व L बराबर वाट। चलो चूंकि E बराबर -L di/dt, तो L बराबर कितना हो जाएगा -E di/dt, मतलब कि -50 इंटू di का मान कितना है भाई, सॉरी गलती कर दिया हमने। E बराबर -L di/dt होता है ना, तो L बराबर कितना हो जाएगा E dt/di, यहां पे हमने गलती लिख दिया, dt/di होगा, तो -50 dt का मान कितना 0.1 अपन dt का मान कितना, di का मान कितना di का मान -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 50 में 0.1 से गुना करोगे तो 5/3, तो हो जाएगा 3 एकम 3, दशमलव दोगे तो 2 बचा तो 20 हो जाएगा, 36 18 2 बचा ना, और दशमलव का बदला 0 है ना, तो फिर 36 18 6 आएगा, तो 6 ले लो या 6 7 ले लो, 6 कंटिन्यू करें तो 7 हो जाएगा ना, हेनरी। आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा बाबू, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। क्या है हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है बाबू कि स्वप्रेरकत्व को परिभाषित करें तथा इसके एसआई मात्रक को लिखें। तो बाबू इसमें स्वप्रेरकत्व का परिभाषा क्या होता है, तो वह परिपथ जो स्वयं में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण, वह परिपथ जो स्वयं में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के पश्चात प्रेरित धारा उत्पन्न करती है, उस परिपथ को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट
बाबू हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। कोई दिक्कत? अब इसी में आगे प्रश्न पूछा है बाबू, एन फेरों वाली एल लंबाई तथा आर त्रिज्या की परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व की गणना करें। अर्थात एक एन फेरा वाली तथा एल लंबाई तथा आर त्रिज्या की एक परिनालिका है, उसके लिए स्वप्रेरकत्व का मान निकालना है। आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? चलिए हम निकालते हैं। इस वाले को मिटा देना, इस हिस्से को हम मिटा देते हैं बाबू, है ना। ये आप लिख लिए होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ की भूमिका में क्या लिखोगे कि माना एल लंबाई आर त्रिज्या वाली तथा आर त्रिज्या वाली एक परिनालिका है, परिनालिका है जिसके प्रति एकांक लंबाई में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। जब कुंडली में I धारा प्रवाहित की जाती है तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, बाबू परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? B बराबर म्यू नॉट एन आई। कोई दिक्कत? अब परिनालिका के एकांक फेरे से बद्ध परिनालिका के एकांक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई B इजिकल टू B इंटू ए। बी का मान कितना? एकांक फेरे की बात हो रही ना, तो एकांक फेरे में चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? म्यू नॉट एन आई। ए एक फेरा का क्षेत्रफल ना कितना? पाई। त्रिज्या कितना है? कैपिटल आर स्क्वायर। बाबू चूंकि परिनालिका के एकांक फेरों में परिनालिका के एकांक फेरा में एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n दिया है, इसलिए L लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल L लिया गया है ना, L लंबाई, क्योंकि यहां पर प्रश्न में ही कैपिटल L बोला है, तो इसलिए कैपिटल L ही लिखो तो थोड़ा सा अच्छा होगा। L लंबाई में फेरों की संख्या कितना हो जाएगा? स्मॉल n इंटू कैपिटल L। L लंबाई बाबू एक कलम का दाम 5 रुपया और एक पैकेट में 20 कलम है, तो पैकेट का दाम कितना? 20-500 रुपया। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है और टोटल लंबाई L है, अर्थात परिनालिका की लंबाई L है, तो कैपिटल L लंबाई में फेरों की संख्या कितनी? L है, NL। और कैपिटल L किसकी लंबाई है? परिनालिका। तो परिनालिका में कुल फेरों की संख्या कितनी होगी? NL। और कुल फेरों की संख्या कितनी मानी गई है? n फेरों वाली। प्रश्न देख लो, यहां पे बोल रहा था n फेरों वाली, अर्थात ये कैपिटल N का माना गया स्मॉल n इंटू L। अब बाबू N5 इज इक्वल टू होता है LI, तो N
का मान हमने निकाला था स्मॉल n इंटू एल इंटू 5e का मान हमने निकाला था 5e म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल आई से आई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात एल बराबर हो जाएगा म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर, ये रहा आपका आर स्क्वायर और इसकी लंबाई एल, ये आपका ये लंबाई है, ये एल आपका लंबाई है ना, और ये एल आपका स्व प्रेरकत्व है, ये ध्यान देना, ये एल आपका स्व प्रेरकत्व है और ये एल लंबाई है, काट मत देना, ध्यान देना ये। अब बाबू लेकिन स्मॉल एन के टर्म में नहीं पूछा है, कैपिटल एन फेरों की संख्या दिया है, कैपिटल एन के टर्म में पूछा है ना, तो इसको कैपिटल एन के टर्म में बदल दो, लो ऊपर करो, चलो कैसे देख लो। तो बाबू चूंकि कैपिटल एन बराबर हमने निकाला था, यहां पर देख लो स्मॉल एन इंटू एल, तो यहां से स्मॉल एन का मान आ जाएगा कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एल, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर रखो म्यू नॉट पाई स्मॉल एन स्क्वायर है ना, तो कैपिटल एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर एल हो जाएगा, एगो एल से एगो एल कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई म्यू नॉट एन स्क्वायर म्यू नॉट एन स्क्वायर, और ये देखो पाई आर स्क्वायर, प्रणालिका वृत्ताकार प्रणालिका होती है ना, गोल होती है, याद होगा आपको, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल अपॉन एल, ये आपका आ गया एल का मान। जैसा कि पुनः हम आपको बता दें, ये एल लंबाई है और ये एल स्वप्रेरकत्व का मान है। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ चलते हैं। क्या है अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो स्वप्रेरण में खुद में बहने वाली धारा से प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है उसे स्वप्रेरण। अन्योन्य दूसरे में उत्पन्न करती है। एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण। चलिए हम आगे बढ़ चलते हैं। कह रहा है कि एक हेनरी बराबर होता है, सुनो, एक हेनरी बराबर कितना होता है भाई? तो एक हेनरी बराबर 10 के पावर 3 मिली हेनरी होता है। कैसे देख लो, तो 10 के पावर 3 मिली का मान कितना होता है? 10 के पावर -3 हेनरी। 10 के पावर 3 10 के पावर -3 कट जाएगा, 1 हेनरी, अर्थात 1 हेनरी बराबर 1 हेनरी यहाँ पर प्रूफ होता है। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। क्या है हमारा अगला प्रश्न भाई? अगला प्रश्न है कि स्वप्रेरकत्व एवं अन्योन्य प्रेरकत्व को परिभाषित करें। तो बाबू स्वप्रेरण का भी हमने परिभाषा लिख दिया है और अन्योन्य का भी लिख दिया है, आप यहां से लिख लीजिएगा। आगे क्या है हम इसको प्रूव करते हैं। है दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक निकाले। ये 2016 में प्रश्न पूछा गया है। कोई दिक्कत? चलिए हम इसके भूमिका को लिखते हैं। क्या होगा भाई भूमिका? तो हमारा भूमिका होगा, कैसे लिखोगे कि माना, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, माना L लंबाई, L लंबाई और N1 तथा N2 फेरों वाली लंबाई और N1 तथा N2 फेरों वाली दो समाक्षीय परिनालिका, दो समाक्षीय परिनालिका एक दूसरे के पास स्थित है। यदि प्राथमिक परिनालिका में
परिनालिका में I1 धारा प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तब प्राथमिक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। तो बाबू प्राथमिक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? तो प्राथमिक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को हम V1 मान लेते हैं। तो V1 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट N1 I1। तो हो जाएगा म्यू नॉट, तो बाबू एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी? N1। तो L लंबाई में कितना? N1 इंटू L, और N1 इंटू L को क्या बोलते हैं? कैपिटल N। तो यहां पर बताओ तो सॉल्व करो। N1 बराबर कितना हो जाएगा? N1 ये L भाग में आ जाएगा ना, कैपिटल N अपॉन L, अर्थात स्मॉल n1 बराबर कैपिटल N1 अपॉन L, यही ना होगा। तो यहां पर अब हम क्या करते हैं कि स्मॉल n1 की जगह पर लिख देते हैं कैपिटल N1 इंटू I1 अपॉन L। L लंबाई की है ना, तो L। अब द्वितीयक परिनालिका के एकांक फेरे से बद्ध, परिनालिका के एकांक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कितना भाई? φ2 बराबर। अब जो द्वितीय परिनालिका है उसमें चुंबकीय फ्लक्स किस चुंबकीय क्षेत्र के कारण होगा? तो V1 के कारण, क्योंकि दूसरे में तो धारा बहता नहीं है, पहले में धारा बहता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो कितना हो जाएगा? V2, माफ करो, V1 इंटू दूसरे वाले का क्षेत्रफल A2। कोई दिक्कत? V2 का मान कितना? तो म्यू नॉट कैपिटल N1 I1 अपॉन L इंटू A2। चूंकि N φ2 बराबर MI1 ना 1, प्राथमिक में धारा बह रही है ना, कितना? I1। क्या निकालना है? अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व को M से लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा बोलो? ये N का मान कितना होगा? N2, दूसरे में निकाल रहे हैं ना N2। तो N2 φ का मान कितना? म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L बराबर M I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका M इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2। एक चीज और छूट रहा है, A2 छूट रहा है ना, φ2 का मान देखो ना, A2 भी है ना, म्यू नॉट N1 I1 L, म्यू नॉट N1 I1 L यहां पे छूट रहा है, इंटू A2 बराबर M I1। तो हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन L। ये आपका आ जाएगा M का मान। यही तो हमको निकालना था। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है? एक आदर्श परिनालिका का स्वप्रेरकत्व प्राप्त करें। तो बाबू परिनालिका का स्वप्रेरकत्व हम क्वेश्चन नंबर इसमें क्या बोलते हैं 12 में निकाले थे। 12 ये निकाले थे ना, यही 12 वाला वहां पर चेप दीजिएगा, है ना, 12 वाला वहां पर चेप दीजिएगा। चलिए 12 वाला आप वहां पे कर दीजिएगा, आदर्श परिनालिका का निकल जाएगा, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भंवर धारा से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी चालक प्लेट से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है
तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। कोई दिक्कत? और विस्तार से आपको पढ़ाया ही गया है। चलिए हम आगे बढ़ चलते हैं। लास्ट प्रश्न इन दिस चैप्टर, भंवर धारा क्या है, इसके दो अनुप्रयोग लिखे। तो भंवर धारा का परिभाषा हमने अभी आपको लिखाया है, इसके दो अनुप्रयोग लिखने हैं, लिख देना। विद्युत ब्रेक में लिखाया है ना आपको, आपके कॉपी में होगा, विद्युत ब्रेक में। 2 नंबर प्रेरण, माफ करो, भट्टी में, अनुप्रयोग इसका 2 हो गया। प्रेरण मोटर में, और लिख देना, कोई दिक्कत? चलिए, तो आज का ये क्लास समाप्त होता है। पुनः मिलेंगे हम आपको अगले क्लास में। मन लगा के पढ़िए, खूब जी जान लगा के पढ़िए, बहुत कम समय बचा है, एकदम एग्जाम में बढ़िया से लिखना है। चलिए, बाय बाय।